होती है, बी साइड पे लगती होती है और वो ए साइड पे हमारे पास जो आके इनिशिएशन कम्प्लेक्स है ना उसे रोकती होती है और हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट करती होती है। अब ये कैसे एक्ट करती होती है, ये बाइंडिंग को रोकती है। अमाइनो असाइल जो हमारे पास लेके आ रहा होता है ना ट्रांसफर आरएनए, उसको ए साइड पे उसने आके एमआरएनए के साथ लगना होता है। वो अमाइनो असाइल जो उसके पास ग्रुप होता है ना वो उसको ए साइड पे एमआरएनए के साथ लगने नहीं देती। इसके बाद इसके फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने क्या याद रखना है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ओरल होती है और इसके अलावा पारेंटल भी होती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लेसेंटल और ब्लड ब्रेन बैरियर। इसके अलावा इसकी मेटाबॉलिज्म हेपेटिक मेटाबॉलिज्म है और ये एलिमिनेशन इसकी अनचेंज होती है बाय द यूरिन एक्सक्रीशन। इसके अलावा हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, इसके खिलाफ एक हमारे पास इंजाइम होता है, हेपेटिक इंजाइम होता है जो हमारे पास है ग्लूकोरोनाइल असाइल ट्रांसफरेज। ये क्या करता होता है, ये इनहिबिट कर देता है हमारे पास क्लोरोमोफेनिकोल के, जैसे कि लिखा हुआ है रेजिस्टेंस टू द क्लोरोमोफेनिकोल इज मोस्टली ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीबायोटिक बाय द क्लोरोमोफेनिकोल असाइल ट्रांसफरेज, सीएटी कहते होते हैं। ये हेपेटिक एंजाइम है दैट एसिटाइलेट द एंटीबायोटिक, जो कि हमारे पास एंटीबायोटिक को एसिटाइलेट कर देता होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे पास लिवर में प्रेजेंट होता है। ये जो रेजिस्टेंस है ना ये प्लाज्मिड मेडिएटेड है, यानी कि बैक्टीरिया में एक अदर कंपोनेंट होता है प्लाज्मिड। ठीक है, अब इसके अलावा हमने क्या याद रखना है, इसके स्पेक्ट्रम में इसके यूजेस याद रखने हैं। वाइड स्पेक्ट्रम है इसका, बैक्टीरियोइड्स फ्रिजालिस में यूज होता है जो कि हमारे पास पेरिटोनाइटिस करवाता होता है, बीएमआई से याद रख लो। इसके अलावा निजीरिया मेनिंजाइटिस में यूज होता है, मेनिंजाइटिस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा में यूज होता है। एक चीज याद रखनी, जो हमारे पास क्लोरोमाफेनिकोल है ना वो क्लेमीडियस के खिलाफ एक्टिव नहीं है, यानी कि एटिपिकल बैक्टीरिया के खिलाफ इतने एक्टिवेट नहीं है। और जो हमारे पास बेसिकली ये है तो बैक्टीरियोस्टैटिक, लेकिन नजीरिया मेनिंजाइटिस और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा के खिलाफ जिसका एक्शन है ना वो बैक्टीरिसीडल है, ये याद रखना है। इसके अलावा ये रिकिट्सा के खिलाफ प्रेगनेंसी में बैकअप ड्रग के लिए भी यूज होता है। अब जो हमारे पास बैकअप ड्रग है किसके लिए, सैल्मोनेला टाइफाई के खिलाफ। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास आ गया फ्रिजालिस पेरिटोनाइटिस करवाता है, रिकिट्सा में यूज होता है, बैक्टीरिया मेनिंजाइटिस में यूज है। इसके अलावा याद रखना है ये टॉपिकल एंटी माइक्रोबियल भी यूज होता है, मतलब स्किन के टॉपिकल भी यूज होता है। इसके अलावा नोमोकोकल और मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस में भी हमारे पास ये यूज होता है। इसके अलावा हमारे इसके टॉक्सिसिटी में आ गया हमारे पास जीआईटी डिस्ट्रीब्यूशन वही आती है, ड्रग इरिटेशन में नोजिया वोमिटिंग वगैरह आ गई। इसके अलावा सुपरफिशियल इन्फेक्शन कैंडियासिस और कोलाइटिस में जा सकते हैं। ड्रग इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा ये हेपेटिक ड्रग मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता होता है। इसके अलावा ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम अब बेसिकली ना जो हमारे पास बच्चे होते हैं उनमें हमारे पास ये एक एंजाइम है जो इसकी इनएक्टिवेशन करवाता है। फॉर एग्जांपल कौन सा जो हम पढ़ के आए हैं एसिटाइल ट्रांसफरेज, क्लोरोमोफेनिकोल एसिटाइल ट्रांसफरेज, वो इसको इनहिबिशन करवाता है। अब बेबीज में वो इतना डेवलप नहीं होता तो उसकी वजह से क्या करवाता है, आरबीसी को डिक्रीज करवाता है, सियानोसिस ब्लूइश स्किन करवा देता है, कार्डियोवास्कुलर स्पैज्म करवा देता है, जिसकी वजह से क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम नहीं होता। इसके अलावा हमारे पास ये इनहिबिट बोन मैरो में ये आरबीसी की मैच्योरेशन का इनहिबिट करता है, लेकिन ये हमारे पास डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, रिवर्सिबल होता है। लेकिन जो ए प्लास्टिक एनीमिया है ना, जिसका सीवियर कंडीशन वो रिवर्सिबल नहीं होती, वो और वो फेटल होती है, तो ये याद रखना है। अब हमारे पास तीसरी ड्रग आ गई मैक्रोलाइड। जो मैक्रोलाइड है ना वो इरिवर्सिबल बाइंड करते हैं, तो क्लोमोफेनिकोल से वो हमारे पास रिवर्सिबली बाइंड कर रहे थे, मैक्रोलाइड हमारे पास इरिवर्सिबली बाइंड कर रहे होते हैं 50s सब यूनिट के साथ। और ये किस चीज को इनहिबिट करते हैं, ये हमारे पास ट्रांसलोकेशन के स्टेप को इनहिबिट करते होते हैं जो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हमें याद रखना है क्लोरोमोफेनिकोल हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेशन को रोक ली, ये भी अदर स्टेप्स जो हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेशन को रोक रहे होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें ड्रग्स के नाम याद करने वाले कौन कौन से हैं, अजिथ्रोमाइसिन है, अरिथ्रोमाइसिन है, टेलिथ्रोमाइसिन है, ये याद रखना है। इसके अलावा एक और ड्रग है हमारे पास फिडेक्सोमाइसिन, ये भी याद रख लेना है। अब हमारे पास इसके अलावा इसकी मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस वही है, आप एंटीबायोटिक क्यों नहीं ले पा रहे हो, मैक्रो होती बड़ी होती है। इसके अलावा ईफ्लेक्स पंप होते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म है, मिथाइलेशन हो जाती है। मिथाइलेशन होते थे 23s सब यूनिट की ऑफ द 50s। बेसिकली ये हमारे पास जो एक्ट कर रहा होता है ना 23s सब यूनिट में ना, हमारे 23s सब यूनिट होता है ना जो 50s का, उसके साथ लगे इसने हमारे पास एक्टिवेशन करनी होती है जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो हम मिथाइलेशन करवा देते हैं 20s सब यूनिट की, जिसकी वजह से वो अपनी एक्टिवेशन नहीं करवा पाता, रेजिस्टेंस हो जाती है। अब जिन पेशेंट्स के अंदर मिथाइलेशन की वजह से रेजिस्टेंस आ रही होती है उसमें जो मैक्रोलाइड्स की डिफरेंट क्लासेस है ना, एरिथ्रोमाइसिन फॉर एग्जांपल एरिथ्रोमाइसिन के खिलाफ मिथाइलेशन की वजह से रेजिस्टेंस आ गई, तो उन्हीं पेशेंट्स में एजिथ्रोमाइसिन जो इसकी दूसरी टाइप है ना ड्रग की, उसमें पार्शियल रेजिस्टेंस होगी। लेकिन अगर इफ्लक्स पंप या इनएबिलिटी टू टेक अप एंटीबायोटिक्स की वजह से हुई है हमारे पास रेजिस्टेंस, हमारे पास क्रॉस रेजिस्टेंस होती है एरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन या टेलिथ्रोमाइसिन में। इसके अलावा रेजिस्टेंस का एक और मैकेनिज्म भी है, ड्रग मेटाबोलाइजिंग एस्टरेजेस बन जाते हैं। ये बेसिकली हमारे पास एंटेरोकोकस में बनते होते हैं हमारे पास।
एंटेरो एंटेरोकोकस में बनते होते हैं। इसके अलावा इसके क्लिनिकल यूजेज ये अलग-अलग करके भी मैं लिख ले। एरिथ्रोमाइसिन हमारे पास ये सीएलएम निमोनिया से याद रख लो, ये हमारे पास डिफरेंट केसेस के एम नमूनिया में। उसके अलावा हमारे पास क्लेमेडिया निमोनिया में यूज होता है, जो नीला नमूनिया में यूज होता है। इसके अलावा कंफाइलोबैक्टर में यूज हो रहा था। उसके अलावा हमारे पास क्लेमेडिया ट्रैकोमाइटिस में यूज होता है। इसके अलावा ग्राम पॉजिटिव के खिलाफ यूज होता है। नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस में हमारे पास यूज हो रहा था। और इसके अलावा अजिथ्रोमाइसिन हमारे पास हिमोफिलियस इन्फ्लुएंजा में यूज होता है, मोरक्जिला कैथरालिस में यूज होता है, नजीरिया में यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास क्लेमीडिया ट्रैकोमाइटिस में यूज होता था। सिंगल डोज यूज होती थी हमारे पास इसमें। और हमारे पास सिप्लस में भी एज एन अल्टरनेटिव ड्रग यूजर होता है। बेसिकली सिप्लस का जो हमारे पास ड्रग है वो हमारे पास सेफालोस्पोरिन की फर्स्ट जनरेशन होती है। इसके अलावा क्लिथ्रोमाइसिन आ गई, वो प्रोफिलैक्सिस यूज होते हैं हमारे पास एम एबीएम कम्प्लेक्स के खिलाफ। और एच पाइलोरी में ये हमारे पास ट्रिपल थेरेपी यूज होता है, क्लिथ्रोमाइसिन, प्रोटीन पंप इनहिबिटर और हमारे पास अमोक्सिसिलिन। इसके अलावा क्लिनिकल यूजेस वही आ गया हमारे पास वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में हमारे पास यूज हो रहा है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई सब में होता है लेकिन मर्सा के खिलाफ नहीं होता है। एटिपिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि क्लेमिडिया, माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा। उसके बाद लिंजोनीला निमोफिलिया में यूज होता है। कंफाइलोबैक्टर यूजिनी में यूज होता है। माइकोबैक्टीरियम एबियम इंटरसेलुलरी में यूज होता है। एच पाइलोरी में ट्रिपल थेरेपी के लिए यूज हो रहा है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया में ये प्रेफरेबल नहीं है। एक्वायर्ड निमोनिया हुज मेजर काज इज ग्राम नेगेटिव। अगर ग्राम नेगेटिव की वजह से हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया हो रहा है, उसमें हमने पेपरासिलिन देनी, जो कि हमारे पास थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन या हमने पेपरासिलिन देनी होती है। अब उसकी वजह एक और क्लेमिडिया हमारे पास क्या है, ये जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। अब इसमें हम अजिथ्रोमाइसिन की सिंगल डोज दे दें जो हमारे पास मोर ज्यादा इफेक्टिव होती है, हम डॉक्सीसाइक्लिन की 7 डोज दे दें। अब 7 डोज इस वजह से नहीं देती होती कि अगर पाकिस्तानों में हम दे पाकिस्तान के लोगों में हम देखें तो वो क्या कंप्लायंस का इशू आ रहा है, तो लोग 7 दिन तक फॉलो ही नहीं करते होते। इसके अलावा इसकी रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाती है। उसके अलावा पेशेंट विद गोनोरिया हैज हाई रिस्क ऑफ को इन्फेक्शन विद क्लैमिडी। जिस पेशेंट को गोनोरिया ना उसे जेनिटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होने के ज्यादा रिस्क होते हैं। इसके अलावा मैक्रोलाइड इज अ गुड चॉइस फॉर माइकोप्लाज्मा यानी कि एटिपिकल बैक्टीरियाज। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है, मैक्रोलाइड से आप याद कर सकते हो हमारे पास मोटेलिन रिसेप्टर्स ज्यादा कर दी जिसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। एरिथ्रोमाइसिन का सबसे ज्यादा, एरिथ्रोमाइसिन का उससे फिर क्लिथ्रोमाइसिन है। उसके अलावा हमारे पास एक्यूट इंटरवल को बढ़ा देते होते हैं। इसके अलावा एक्यूट ए से याद रखना है, एक्यूट कोलिस्टेटिक हेपेटाइटिस में यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास सी से इसके अलावा ये हमारे पास आर से याद रखना है, रिवर्सिबल डेफनेस होता है हाई डोजेज के अंदर। ओ से हमारे पास ये आर से रैशेस भी होता है। ओ से याद रख लो इयोसिनोफिलिया और एल से लिवर डिजीजेज में हमारे पास यूज होता है। इसके अलावा हमारे पास ये सेंसिटिविटी करवा देता है, ये याद रखना है। उसके अलावा हमारे पास आ गया एरिथ्रोमाइसिन और जिथ्रोमाइसिन के डिफरेंसेस क्या है। अब सबसे पहले एरिथ्रोमाइसिन की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द जिथ्रोमाइसिन जिसकी रेजिस्टेंस लेस होती है। इसके अलावा इनकी बिलरी एलिमिनेशन है, उसकी एलिमिनेशन बिलरी है लेकिन यूनियनली एक्सक्रीशन है अनचेंज फॉर्म के अंदर, लेकिन कुछ सोर्सेज में इसकी बिलरी एक्सक्रीशन भी दी हुई है। इसकी हाफ लाइफ 2 to 6 आवर्स की 2 to 4 डेज है और ये इनहिबिट करता होता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम को, वो इनहिबिट नहीं करता होता। अब्जॉर्प्शन क्या है, बाय द फूड है। इसकी इसकी फूड के साथ अच्छी होती है लेकिन ये इसकी फूड के साथ अच्छी नहीं होती। इसकी प्लाज्मा में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसकी टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। उसके अलावा इसका स्पेक्ट्रम लेस है, उसका स्पेक्ट्रम मोर हो गया। अब मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, अब हमारे पास आ गया क्लिंडामाइसिन। क्लिंडामाइसिन बैक्टीरियल सेंसिस को इनहिबिट करता होता है, जो कि हमारे पास मैक्रोलाइड जैसे इनहिबिट कर रहे हैं हमारे पास 50s सब यूनिट के साथ, 23s के साथ उसकी रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रही है। ये बेसिकली उसी तरह हमारे पास करते हैं लेकिन ये केमिकली रिलेटेड नहीं है उसके साथ। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, वो एंजाइमेटिक एक्टिवेशन हो जाती है। लेकिन एक चीज याद रखनी, जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव एरोब्स होते हैं ना, वो इंट्रिंसिकली रेजिस्टेंस होते हैं क्लिंडामाइसिन के जरिए थ्रू द आउटर मेम्ब्रेन। अब हमारे पास आगे इसके यूजेस क्या है, पास इसके अपने पास से इसके निमोनिक से याद रखना है। एक तो पेरिटोनाइटिस जो हमारे पास बैक्टीरियोइड्स फ्रिजालिस करवाते होते हैं, वो प्रोफिलैक्सिस ऑफ एंडोकार्डाइटिस है जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस करवा लेते हैं बल्बुलर डिजीज में। इसके अलावा एस्पायरेशन निमोनिया में, एक्नी में और एनारोबिक इन्फेक्शन में। जो हमारे पास है क्लिंडामाइसिन, इनका सबसे ज्यादा इफेक्टिव यूज है एक्नी के अंदर। इसके अलावा स्टैप और ये स्किन इन्फेक्शन में यूज होता है, एड्स रिलेटेड ट्रोकोप्लाज्मा में हम यूज करते होते हैं। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास क्या है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल है, सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटस होता है। इसमें हम मेट्रोनिडाजोल जाते होते हैं जो हमारे पास फ्लैजेल के नाम से आती रहती है। जीआईटी इरिटेशन, स्किन रैश है, न्यूट्रोपिनिया है और हमारे पास हेपेटिक डिसफंक्शन है। लेकिन हम बेसिकली सूडोमेम्ब्रेन कोलाइटस में हम बैकअप एज अ वैंकोमाइसिन यूज करते होते हैं।
इसके अलावा ये सारा इनका समरी टेबल है, ये याद कर लें। हमारे पास सबसे पहले आ गई क्लोरोमाफेनिकोल। क्लोरोमाफेनिकोल हम ग्राम पॉजिटिव में हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई में यूज करते होते हैं। ये जो इसके जरिए निमोनिया होता है उसमें हम यूज करते हैं। मेनिंजाइटिस में यूज होता है, मेनिंजाइटिस जो करवाता है। सैल्मोनेला और होमोफिलस इन्फ्लुएंजा में यूज करते हैं। इसका ग्राम पॉजिटिव ग्रोथ्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा क्लैमिडिया में, रिकेट्सिस में, स्पायरोचीट्स में एंड अरोब्स में जो हमारे पास बैक्टीरियोइड्स फ्रिजालिस इसमें यूज करते होते हैं। इसके अलावा टेट्रासाइक्लिन आ गई, वो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस में यूज होते हैं और मर्सा वगैरह में यूज होते हैं। नजीरिया मेनिंजाइटिस में यूज होते हैं। इसी तरह ये आप देख सकते हैं आगे तक। इसमें एक चीज याद रखने वाली चीज ये हमारे पास जो हमारे पास लिंकोसामाइड्स है, क्लिंडामाइसिन, वो हमारे पास सिर्फ ग्राम पॉजिटिव कोकाई में इफेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रेप्टोग्रामिन है जिसमें हमारे पास क्विनप्रेस्टिन आती है, डेल्फोप्रेस्टिन आती है, वो भी बेसिकली हमारे पास सिर्फ ग्राम पॉजिटिव कोकाई में ही इफेक्ट रख रही होती है। इसके अलावा ये सारों का मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बनाया हुआ। जो हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है वो हमारे पास टीआरएनए बाइंडिंग टू राइबोसोम रोकते होते हैं। इसके अलावा जो क्लोरोमाफेनिकोल है वो हमारे पास पेप्टाइड ट्रांसफरेज को रोक पेप्टाइडल ट्रांसफरेज को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपेप्टाइडेशन इनहिबिट होती है। इसके अलावा मैक्रोलाइड्स लिथ्रोमाइसिन क्लिंडामाइसिन वो ट्रांसलोकेशन को रोक रहे होते हैं। जो टेलिथ्रोमाइसिन है वो बैक्टीरियोस्टैटिक भी है और बैक्टीरियसीडियल भी है। उसके दो वो मैंने बताया कि किन दो के खिलाफ वो बैक्टीरियसीडियल इफेक्ट होते हैं। उसके बाद लाइनोजोलिड आ गया, ये अर्ली स्टेप ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन को रोक रहे होते हैं। और स्टेप्टोग्रामिन जो हमारे पास प्री मेच्योर